So good morning, friends. This is very important webinar we are doing today, which is on startups. और मैं ऐसे समझता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है अभी जो हम देख रहे हैं कोरोना वायरस कोविड-19 की, इसके बाद मैं समझता हूँ कि ये जैसे हमारे जो एमएसएमई के मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कई बार कहा कि भाई ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तो मैं भी ऐसे ही समझता हूँ कि आने वाले समय में जब बहुत सारी कंट्रीज और बहुत सारी कंपनीज ऐसी होंगी जिनको ये लगेगा कि भाई अब हम चाइना से बाहर कहीं चलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इंडिया विल बी ए राइट डेस्टिनेशन फॉर देम। और वहां पर जब बड़ी कंपनीज अगर आएंगी, ग्लोबल कंपनीज आएंगी, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे स्टार्टअप्स की भी नीड होगी उन लोगों को, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की भी जरूरत होगी उन लोगों को, क्योंकि हमारा देश अगर मैं देखूं तो हमारे यहाँ पर जो यंग जनरेशन है वो सबसे ज्यादा है। यानी हमारी जो बेनिफिट्स हैं हमारे कंट्री में वो ये है कि हम यूथ जो है हमारे पास बहुत ज्यादा है। हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो भी बहुत एकदम अमेजिंग है, क्योंकि जो नई कंपनीज में 15% और 22% का जो टैक्स रेट है वो शायद इन कंट्री जितनी भी कंट्रीज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड शायद उतना अच्छा जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो कहीं पर नहीं होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक रैंकिंग में, वो भी हम पूरी तरह से कोशिश करते करते काफी नीचे आ गए हैं। और मैं समझता हूं कि जो हमारे सरकार का जो मिशन है टू रीच एंड टू अचीव द 50th रैंक, वो भी मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जरूर उसको अचीव कर लेंगे। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये हमें कोविड से इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम तो ऑल ओवर वर्ल्ड है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं पिछड़ जाएंगे और बाकी जो देश हैं वो आगे चले जाएंगे। हमारा सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, और जो यूएस एंड चाइना का जो ट्रेड वॉर है ये भी शायद कुछ काफी मदद करेगा हमारे देश में जो स्टार्टअप्स हैं उनको आगे बढ़ने में। आज हमारे साथ दोस्तों इस स्टार्टअप की वेबिनार में दो इतने इम्पोर्टेंट डिग्निटरीज मेरे साथ हैं कि मुझे लगता है कि इससे ज्यादा हमें जानने समझने की शायद कोई जरूरत नहीं होगी। और जब हम ये वेबिनार अटेंड कर लेंगे और उनसे जो हमारे डाउट्स होंगे वो क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारे मन में कोई क्वेश्चन शायद बचेगा नहीं स्टार्टअप्स को लेकर। और हम अगर अपना स्टार्टअप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं तो उसको अगले लेवल पर लेकर जा सकते हैं, और अगर हमने अभी अपना स्टार्टअप स्टार्ट नहीं किया तो मैं समझता हूं कि हम वी शुड बी गियर अप टू स्टार्ट अवर स्टार्टअप। आज हमारे साथ हैं मिस आस्था ग्रोवर जी। आप हैं हेड स्टार्टअप इंडिया हब इन्वेस्ट इंडिया, एंड आई विल रिक्वेस्ट आस्था जी, यू आर मोस्ट वेलकम इन फैक्ट, एंड आई एम थैंकफुल टू यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम एट दिस टफ टाइम। और आपसे हमने एक बार रिक्वेस्ट की और आपने कहा कि अगर स्टार्टअप के लिए मीटिंग है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर स्टार्टअप, and on our one request in fact you have agreed to address us all the startup MSMEs participants। तो मैं समझता हूँ कि आज मुझे मेरी नॉलेज और जो पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर उन लोगों की नॉलेज एक बहुत नए लेवल पर पहुंच जानी है। सो वेलकम टू आस्था मैम प्लीज। Thank you so then much. the second, yeah ma'am, yeah, the second very important guest today is friend Mr. Sandeep Verma ji, who is the general manager of Sidbi Venture Capital Limited। आपसे अच्छा और वक्ता कौन मिलेगा आज हमको जो स्टार्टअप हैं या स्टार्टअप बनना चाह रहे हैं, क्योंकि जब आस्था मैडम हमको बता देंगी कि भाई आप स्टार्टअप कैसे बन सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डेफिनेशन है, और अगर हम स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन करें तो उसके फायदे क्या हैं, तो फिर हमें पैसा भी चाहिए संदीप सर। और उसके लिए आप ही की तरफ हम टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि साहब अब हमारी कुछ मदद कर दीजिएगा, कुछ फंडिंग भी कर दीजिएगा। आपके पास 10,000 करोड़ का फंड्स ऑफ फंड्स भी रखा है, उसमें से मैं समझता हूँ आपने 3-4 हजार करोड़ जरूर खर्च कर लिए होंगे, और आगे भी शायद आप उसी तरह से हमारी मदद करते रहेंगे। तो आई वुड हार्टली वेलकम संदीप सर on this webinar for startup। तो फ्रेंड्स, या सर, थैंक यू वेरी मच सर। एंड आपसे भी सर जब मैंने रिक्वेस्ट की और मुझे आपका नाम सुझाया जब बहुत लोगों ने कि अगर आपको अपने जो स्टार्टअप हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं,
जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आर्ट स्टार्टअप हैं या बनना चाहते हैं, अगर आपको उनको फाइनेंस के बारे में जानकारी देनी है तो भाई एक ही नाम है, संदीप वर्मा जी। तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी एंड आई एम थैंकफुल टू यू दैट यू एग्रीड and you accepted my request, sir. Thank you very much, sir. So friends, now I'll not take much time. और मैं समझता हूँ कि आप भी इंतजार कर रहे हैं अपने इन चीफ गेस्ट जो आस्था ग्रोवर जी और संदीप वर्मा जी को सुनने के लिए। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। उस सेशन में हम पूछेंगे अपने जो डाउट्स हमारे बच जाएंगे वो हम पूछेंगे दोनों गेस्ट से कि हमारे जो डाउट्स हैं प्लीज वो भी हमें क्लियर कर दीजिए। तो आस्था मैम, आई विल रिक्वेस्ट यू नाउ टू प्लीज टेक ओवर and take over the session, ma'am, please. Thank you, sir. It's a pleasure to be a part of this audience. I hope मैं एक छोटी सी presentation चलाऊंगी अभी, जिसमें we will cover the basics कि startup होता क्या है, ये movement मोदी जी ने कैसे शुरू करी और आपको क्यों इस movement के साथ जुड़ना चाहिए। So ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ। स्टार्टअप इंडिया 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये लॉन्च किया था। बेसिक ऑब्जेक्टिव तब ये था कि स्टार्टअप्स की आजकल चर्चा बहुत हो रही है। इवन दो 2000s से स्टार्टअप्स हमारे देश में आना शुरू हो गए थे, बढ़ना शुरू हो गए थे, बट 2016 में सरकार को लगा कि नहीं, इस क्लास ऑफ एसेट्स को एक स्पेशल सपोर्ट की जरूरत है, बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, दे आर द नेक्स्ट जॉब क्रिएटर्स, वेल्थ क्रिएटर्स एंड टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्टर्स। विद दैट ऑब्जेक्टिव इन माइंड हमने एक एक्शन प्लान लॉन्च किया था जो 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था विथ 3 बेसिक प्रिंसिपल कि हम स्टार्टअप्स के लिए इस देश में काम करना बहुत इजी बनाएंगे, that they should focus on the core business of doing business and regulations बहुत इजी कर देंगे उनके लिए। उनको फंडिंग की सहायता दी जाएगी, चाहे वो डेट हो, इक्विटी हो या लोन की तरफ से हो। एंड तीसरा ये था कि दुनिया में आजकल देश में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, स्टेट्स हैं जो स्टार्टअप्स के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इसके लिए इन सबको एक साथ कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। सो दैट वाज द 3 मेजर पिलर्स ऑन व्हिच दिस एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड। अगर तब से अब तक हम देखें, जब हमने शुरू किया था मेजर स्टार्टअप्स आ रहे थे दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर से। However, today 45% of the recognized startups are from tier 2 and tier 3 cities, and they have been able to grow because of the support that has been available to them. Average age of founders, of course, it's a very young nation still, and it's about 31 years of age. हर स्टार्टअप ने आजकल 12 जॉब्स, जो हमारे रिकॉग्नाइज बेस में है, उन्होंने 12 जॉब्स क्रिएट करे हैं ऑन एन एवरेज, एंड दिस इज एक स्टार्टअप की डायरेक्ट जॉब्स ओनली। अगर हम इनडायरेक्ट जॉब्स की बात करें तो यूजुअली देयर इज अ 3x मल्टीप्लायर टू दिस इफेक्ट, एंड सो फार द टोटल नंबर ऑफ स्टार्टअप्स आर मोर देन 31,000। एंड सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं, आजकल जब हमने शुरू किया था तब देवर ओनली 4 states which have that startup policy, बट आज की डेट में देखा जाए तो हर स्टेट में 29 states and union territories have their dedicated startup policy which are providing incentives over and above what the center is providing. अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं, एंड इफ यू हैव टू जस्ट लुक एट अ मैक्रो व्यू, हम देखेंगे कि हमारे रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स जो मिनिस्ट्री के अंडर है उसमें हाईएस्ट शेयर है आईटी स्टार्टअप्स का, फॉलोड बाय हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। हाउएवर, जो स्टार्टअप्स में जिनमें सबसे ज्यादा तेज ग्रोथ हुई है, those are of course technology driven around artificial intelligence, robotics and the likes. फंडिंग की तरफ अगर हम देखें तो फिनटेक, हेल्थ टेक, एंटरप्राइज SaaS सॉफ्टवेयर आर द स्टार्टअप्स जिनमें फंडिंग काफी हमने इंक्रीज देखी है, बट देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ फंडिंग स्टिल. We have Mr. Verma as an expert here and he'll be able to touch more upon the sectors which are receiving maximum funding. 18% स्टार्टअप्स ऐसे भी हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज करके काफी बढ़ावा लिया है आगे, एंड दीज आर सम सनराइज सेक्टर्स दैट आर राइजिंग. ब्लॉकचेन हो गया, AR VR हो गया, बिग डेटा हो गया, एंड IoT have seen more than 50% growth in the past few years. अब हम बात करते हैं कि एक स्टार्टअप होता कैसे है, किस बेसिस पे हम एक स्टार्टअप को स्टार्टअप कहलाते हैं, और एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं मिनिस्ट्री के द्वारा दैट व्हिच क्वालिफाइज एंड सेज दैट यस यू आर अ स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. सबसे पहले बात करते हैं एंटिटी टाइप की. आपको एक रजिस्टर्ड कंपनी बनानी होगी. कंपनी का फॉर्म कुड बी ईदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप.
इसमें 1% कंपनी भी अलाउड है. However, I would advise you to go either for private limited, LLP or 1% company. Registered partnership को tax benefit नहीं मिल पाता. They are not eligible for tax benefit. However, that's why we advise you to form either of the three above. A startup should not more than be 10 years old. जब हमने शुरू किया था हमने इसकी एज 5 years रखी थी एंड बायोटेक स्टार्टअप्स के लिए 7 years. बट विद टाइम वी रियलाइज कि स्टार्टअप्स को बढ़ते बढ़ते स्केल अप होते होते थोड़ा टाइम लग ही जाता है. So we increase the age to 10 years from the date of incorporation. आपका रेवेन्यू 100 करोड़ से कम होना चाहिए. अगर आपका रेवेन्यू या एज किसी भी ईयर में ये एक्सीड हो जाती है, then you will not be qualifying as a startup anymore. एंड एक सबसे अहमियत चीज जो स्टार्टअप्स को डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम एनी अदर एंटिटी, बी इट एन SME और अ माइक्रो एंटरप्राइज or a big corporate, is that they are doing something innovative. They are either creating job, wealth or working towards scalability of product. This however is a subjective criteria and जब आप अपना application form भरते हैं हम expect करते हैं कि आप इसको as detail में possible explain करें जिससे पढ़ने वाले को पूरी information इसके बारे में मिल पाए. आप स्टार्टअप कैसे बनेंगे इज वेरी सिंपल ऑनलाइन प्रोसेस. एक बहुत ही सिंपल सा हमने ऑनलाइन फॉर्म बनाया हुआ है. आपको अपना फॉर्म startupindia.gov.in पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है. 15-20 मिनट्स रखते हैं ये पूरा फॉर्म भरने में, जिसमें आपको बेसिक डिटेल्स डालनी होती है कि आप क्या करते हैं, आपका क्या बिजनेस मॉडल है, आप क्यों यूनिक हो, आपको क्या क्या अगर अवार्ड्स मिले हैं तो क्या क्या मिले हैं. आप जितनी इंफॉर्मेशन अपनी एप्लीकेशन में डालोगे that strengthens your application and helps us evaluate it better. Very few documents are required to be uploaded at this stage. Basically company incorporation certificate आपको लगाना होता है. जब हमने ये मूवमेंट शुरू की थी उस टाइम पे आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होता था किसी भी इंक्यूबेटर या गवर्नमेंट अथॉरिटी से. However, to enable and ease the process, we have now abandoned that process. आपको किसी की भी सहायता नहीं चाहिए, किसी CA की सपोर्ट की नहीं चाहिए. फॉर्म भरने के लिए आप अपने घर से खुद कर सकते हैं and it will not take you more than half an hour. Once you submit your application, आपके पास एक acknowledgement email भी आती है and usually within 2 to 3 days आपके पास आपका DIPP नंबर होगा, DIPP 10 something something, DIPP 20 something, which says that कि now you are certified to be qualified as a startup. So जो हमारे 31,000 startups हैं, they've gone through this process and they've got a DIPP number. आपको क्या सहायता मिलती है सरकार की तरफ से स्टार्टअप बनके will be covered in the next few slides. जब हमने शुरू किया था तब हमने देखा था कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में स्पेशली टेंडर्स में स्टार्टअप्स क्योंकि दे आर न्यू एंटिटीज, उनके पास प्रायर बैलेंस शीट्स नहीं होती है, प्रायर टर्नओवर नहीं होता है, प्रायर एक्सपीरियंस नहीं होता है. सो वी रियलाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली स्टार्टअप्स जिनकी एंड मार्केट सिर्फ गवर्नमेंट ही है. आप इन्वायरमेंट में हो, सोशल इम्पैक्ट में हो, वाटर हेल्थ सैनिटेशन में हो, a lot of these sectors require government as the end users. So we came up with the policy कि at least for all central government tenders and by tenders of CPSUs, which are public sector, central public sector undertakings, the startups which are DIPP recognized will be exempt from prior turnover, experience and the need to submit earnest money deposit. अगर आपसे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का टेंडर ये मांगता है तो हमारी वेबसाइट पे एक सिंपल नोटिफिकेशन है, आप उन्हें दिखा के ये एग्जेम्पशन ले सकते हैं. ओवर द इयर्स लास्ट ईयर हमने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो जेम का स्टार्टअप रनवे है उस पे भी हमने एक डेडिकेटेड स्टार्टअप का सेक्शन बनाया है. द सेम क्राइटेरिया अप्लाइज ओवर देयर एज वेल फॉर ऑल टेंडर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड CPSUs एंड इफ यू आर अ स्टार्टअप आपको इन तीनों क्राइटेरिया पे एग्जेम्पशन मिलती है. सेकेंड पॉइंट पे आते हैं. अब हमने देखा कि स्टार्टअप सब इनोवेटिव होते हैं एंड दैट्स व्हाई दे नीड टू प्रोटेक्ट देयर आइडिया एंड पेटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टार्टअप. सो व्हाइल वी हैव डन 3 बेनिफिट्स फॉर पेटेंट्स एट लार्ज. वन इज पहले 10-11 साल लग जाते थे एक पेटेंट मिलते मिलते. हमने स्टार्टअप्स के लिए एक अलग से क्यू शुरू करी कि अगर आप DIPP रिकॉग्नाइज स्टार्टअप हो यू विल बी फास्ट ट्रैक्ड इन योर एग्जामिनेशन. स्टार्टअप को पेटेंट मिलना जरूरी होता है तो उसको इन्वेस्टमेंट्स और जल्दी मिल जाती है once he has a certificate of patent also with him. So with that your application is fast track and the fastest that we have done so far is 81 days in which we have granted a patent. On an average now it takes about 1 to 2 years for a DIPP recognized startup to get patent examination.
इसके अलावा आपको 80% रिबेट मिलती है ऑन योर पेटेंट एग्जामिनेशन फॉर्म, which again is a good cost saving for you. आपको पेटेंट फाइल करने की भी सहायता मिली जाती है. There are about more than 500 patent facilitators which are paid by the central government to help startups fill their patent application. इन पेटेंट फैसिलिटेटर्स की इंफॉर्मेशन भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, and it is sorted by the location and the areas of expertise that they bringing to the picture. तीसरे बेनिफिट पे चलते हैं, which is the most important, tax exemption. इनकम टैक्स के तहत आपको 3 out of a block of 10 years की exemption है, but these 3 have to be a consecutive block. आप चूज कर सकते हैं कि within the first 3 years या towards the end of my 10 years, 7th, 8th and 9th year में मैं इनकम टैक्स नहीं पे करूंगा and I will flow back my profits into my business. इनकम टैक्स के लिए एक सेपरेट कमेटी बैठती है which is the interministerial board, and वो आपकी एप्लीकेशन को इवेल्युएट करती है. Sorry. Next we have is we wanted startups to focus completely on their core business. Hence we have simplified compliances for them. There are 6 labor and 3 environment laws on which you can simply self-certify कि मैं इसे meet कर रहा हूँ, and आपके doorstep पे कोई भी labor inspection नहीं होगी अगर unless and until a complaint is raised. So the process is very simplified and Ministry of Labor and Employment की श्रम सुविधा पोर्टल के थ्रू ये ऑनलाइन ही अप्लाई किया जा सकता है. इसके अलावा जैसा कि आप सब जानते हैं, गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड सेटअप किया था. यहाँ पे मेरे पास मार्च तक के नंबर्स हैं, बट द गुड थिंग इज मिस्टर वर्मा इज आल्सो विद अस टुडे एंड ही कैन गिव यू एन अपडेटेड फिगर ऑन दीज नंबर्स. बट द बेसिक आइडिया है कि गवर्नमेंट ने सिडबी को मैनेजर बनाया है. सिडबी बहुत ही फैंटास्टिक काम कर रहे हैं स्टार्टअप्स के लिए ये पैसा मोबिलाइज करने में एंड स्टार्टअप्स पे फर्दर इन्वेस्ट करने में. As a government, our job is to increase the pool of domestic capital available to be invested in startups. And if you can see the slide below, हमने सिडबी ने अभी तक 3,000 करोड़ लगाए हैं, and the VCs that have committed to take this money have created a total corpus of 25,700 crores, which is an catalyzing effect of 8x. So this is the quantum of money available to be invested in startups. अभी तक 300 प्लस स्टार्टअप्स को इसमें से about 3,476 crores मिल चुके हैं. There are a list of about 47 VCs who have got this investments, and the VCs are directly investing into startups. I will let Mr. Verma speak more about it during his presentation. इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि स्टार्टअप्स के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है आजकल, and especially where the ecosystem is at a nascent stage in tier 2 and tier 3 cities. वहाँ पे इन्वेस्टर्स कम है, मेंटर्स कम है. आप कैसे किसी इन्वेस्टर या मेंटर को अपने आसपास ढूंढेंगे? तो इसके लिए हमारी जो वेबसाइट है startupindia.gov.in, हमने यहाँ पे it is a user community of more than 3.9 lakh users, जिसमें 400 incubators हैं, बहुत इन्वेस्टर्स और मेंटर्स हैं, एंड इट्स बिल्ट ऑन अ वेरी सिंपल गेमिफिकेशन मॉडल. अगर मैं रायपुर में बैठी हूँ, आई कैन गो टू द वेबसाइट, filter by Raipur and choose a mentor or investor near me and send them a connection request. They will accept my connection request and I can then take the discussion forward. We facilitate about 3,000 connection requests in a quarter so that startups are given the right help. We host open programs and challenges. अगर मैं corporate हूँ looking to connect with the startup or procure an innovation from a startup, इस portal पे वो programs भी hosted होते हैं. A lot of corporates are giving free resources. Amazon के cloud credits हो गए या WhatsApp के Facebook credits हो गए, वो सब भी इस पोर्टल्स के साथ जुड़कर आप ले सकते हैं. जैसा कि मैंने बताया, आजकल अब 29 states and union territories have their dedicated startup policy. अगर आप इस किसी भी state में हैं, तो I encourage you all to please look at your state specific policies as well, because they are offering you incentives over and above the incentives I just spoke about. मिनिस्ट्री एक स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग भी करती है, जिससे स्टेट्स को बढ़ावा मिलता है कि वो अपने स्टेट्स के स्टार्टअप को और प्रोत्साहित करे और इंसेंटिव्स दे. तो आपको सब्सिडी हो गई, इंटरेस्ट फ्री लोन्स हो गए, फ्री कोवर्किंग स्पेसेस हो गई, ऐसी सब चीजें आपको स्टेट्स की पॉलिसीज के थ्रू मिल सकते हैं. Like I mentioned earlier, these are the partnered services. अगर आप हमारी वेबसाइट से जुड़ते हैं या जैसे ही आप रिकॉग्नाइज भी होते हैं, a lot of these players are giving you free resources. So
Amazon आपको 5000 क्लाउड क्रेडिट्स फ्री में देता है। Truecaller अपनी टेलीफोनिक सर्विसेज देता है। हर बिजनेस को शुरू करने के लिए CRM सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, अकाउंटिंग। तो फ्रेशवर्क्स और जोहो आपको वो किट्स फ्री देते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये काफी वैल्यूएबल रिसोर्सेज है हमारी वेबसाइट पे, जिन्हें आप लेवरेज करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें आपको फ्री लीगल सर्विसेज भी कुछ पार्टनर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। अगर आप एक विमेन एंटरप्रेन्योर हो जो मुझे सुन रहे हो अभी, तो देन दिस इज फॉर यू। वी हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड विंग व्हिच इज फॉर कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स। ये प्रोग्राम पैन इंडिया करा जा रहा है विद पार्टनर्स लाइक IIT दिल्ली, केरला स्टार्टअप मिशन, स्टार्टअप ओएसिस। हर जोन के लिए अलग पार्टनर है। The idea is these are workshops which are free for you to attend, and इस workshop के तहत आपको help मिलेगी to make your pitch ready, to pitch to investors, go to market strategy में discuss करने के लिए, idea को protect करने के लिए, one-on-one mentorship, and इस type की काफी सहायता। इस workshops कब, कहाँ, कौन host होती है, इसकी भी सारी information हमारी website पे होती है। Unfortunately, because of COVID and the lockdown right now, we have physical workshops are not happening right now, but we will resume them shortly. हमने ये भी देखा है कि जो स्टार्टअप्स लेट स्टेज में होते हैं, उन्हें इंटरनेशनल मार्केट से भी काफी कनेक्ट करने की सहायता रहती है फॉर 3 रीजंस। या तो वो अपना बिजनेस बाहर एक्सपैंड करना चाहते हैं, या वो बाहर से कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहते हैं, या बाहर का कोई स्टार्टअप यहाँ पर आना चाहता है, या इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है। सो विद दैट ऑब्जेक्टिव, दीज आर द 10 कंट्रीज वी हैव एन एक्टिव रिलेशनशिप विद। एक वेबसाइट है, हर पेज के लिए एक अलग अलग वेब पेज है ऑन आवर स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट ओनली। फॉर एग्जाम्पल, जापान के लिए जेट्रो इज आवर पार्टनर। जेट्रो विल हेल्प यू विद एनी क्वेरी दैट यू हैव विद रिस्पेक्ट टू एक्सपैंडिंग इन द जापानीज मार्केट। अगर आपको कोरिया में एक्सपैंड करना है तो कोटरा हमारे पार्टनर है। हम हर साल स्टार्टअप्स को कुछ इंटरनेशनल लीडिंग फेस्टिवल्स में भी लेके जाते हैं, जैसे स्लश हो गया फिनलैंड में, वेब समिट हो गया पोर्चुगल में। पार्ट ऑफ द ट्रिप कॉस्ट ऑफ दीज स्टार्टअप्स इज बोर्न बाय द मिनिस्ट्री इटसेल्फ। हमेशा एक फॉर्म खोला जाता है वेबसाइट पे 3 months बिफोर दिस फेस्टिवल हैपेंस, एंड सिलेक्शन इज डन फॉर स्टार्टअप्स टू बी टेकन एट दीज इवेंट्स। जब हमने ये ब्रिजेस लॉन्च किए थे, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ही हर ब्रिज ये लॉन्च करा हुआ है। वी कॉल इट अ ब्रिज बिटवीन द 2 countries टू हेल्प द एंटरप्रेन्योर्स एक्सेस एंड नेविगेट द अदर इकोसिस्टम। तो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स और इन्वेस्टर्स भी आगे आते हैं, एंड दे से दैट वी आर लुकिंग एट स्टार्टअप्स इन लेट्स से AI स्पेस, एंड वी विल गिव देम $50,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर हमें जो भी हमें उसमें से बेस्ट लगेगा। तो सॉफ्ट बैंक हो गया, Mahindra, SBI have come up with programs as a part of these challenges itself. जैसे मैं बात कर रही थी कि जब हमने जापान ब्रिज लॉन्च किया, तब सॉफ्ट बैंक ने $50,000 दिए थे एक स्टार्टअप को, जो दे फाउंड द बेस्ट इन द फॉलोइंग सेक्टर्स दैट वी हैड लेड आउट। कॉर्पोरेट्स भी कुछ एग्जांपल्स है कॉर्पोरेट्स के लिए, जहां पे जिन्होंने ये पोर्टल यूज करके सॉल्यूशंस ढूंढे हैं अपने बिजनेस के लिए, और उन सॉल्यूशंस की हेल्प करी है इधर बाय गिविंग देम पायलट ऑर्डर्स और बाय गिविंग देम कैश प्राइजेस। अलग अलग बिजनेसेस ने अलग अलग मॉडल अडॉप्ट करे, एंड टू नेम अ फ्यू बिग कॉर्पोरेट्स लाइक उबर, व्हाट्सएप, आदित्य बिरला, बोइंग, ऑल ऑफ देम हैव वर्कड विद अस इन द पास्ट। ये सारे प्रोग्राम्स की भी इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट से ही पाई जा सकती है। ये स्टार्टअप इंडिया का व्हाट्सएप ग्रैंड चैलेंज था। 5 फोकस एरिया में $50,000 के प्राइजेस दिए गए थे, एंड टोटल $250,000 वर अवॉर्डेड टू द टॉप 5 एंट्रीज। 1700 एंट्रीज आई थी हमारे पास इस कंपटीशन के लिए, आफ्टर विच दे वर इवैल्यूएटेड। 10 शॉर्टलिस्टेड ने पिच किया था टू अ ज्यूरी, एंड 5 आउट ऑफ देम गॉट दीज कैश प्राइजेस। I've already covered about the pro bono services. इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट के साथ भी काम करने का मौका दिया जाए, तो हम काफी मिनिस्ट्रीज के साथ भी काम करते हैं टू से कि आप स्टार्टअप्स के साथ काम कीजिए। आप हमें बताइए कि आपकी मिनिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है जो स्टार्टअप सॉल्व कर सकते हैं, या हम उन्हें ये स्टार्टअप्स दिखाते हैं कि जो मिनिस्ट्री के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो एग्री मिनिस्टर के साथ हमने बहुत डिटेल में काम किया था, डिफेंस के साथ, एयरपोर्ट्स के साथ, स्वच्छ भारत, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। These were a couple of few where we presented them the startups, and they came up with cash prizes or pilot opportunities to work with these startups and innovations. Basically, अगर आप स्टार्टअप इंडिया को नटशेल में देखें, we are in the center helping you connect with state councils,
individual innovators, government incubators, investors, mentors, or private and academia. We bring that gap between all these parties and we help them connect with each other. That was about it from my end. अगर आपको कोई भी सहायता की further ज़रूरत है तो ये हमारी टोल फ्री हेल्पलाइन है, ईमेल आईडी है और आप हमारे से ट्विटर या फेसबुक से भी कनेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच मैम. और मुझे लगता है कि आपने बहुत ही सिंपल शब्दों में एकदम हमको क्लियर कर दिया है कि भाई कौन ये स्टार्टअप हैं, कौन क्या उनकी एलिजिबिलिटी है, कैसे वो आने वाले 10-15 मिनट में, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इतने हम ये अपनी वेबिनार कंटिन्यू करेंगे, इतने अगर कोई चाहे तो वहां आपकी वेबसाइट पर जाकर वो अपने आप का स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट कर लेंगे. तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी इंफॉर्मेशन, इससे सरल शब्दों में ये इंफॉर्मेशन हम किसी भी तरह से नहीं बता सकते थे अपने पार्टिसिपेंट्स को. मैं आपका जितना धन्यवाद करूं, और आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी मेरे पास आ रहे हैं, बट मैं सोचता हूं कि उससे पहले अगर हम संदीप वर्मा सर से रिक्वेस्ट करें कि वो हमें, अब ये स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन तो मैडम ने करा दिया है सर, अब इनको पैसे की बहुत जरूरत है, तो आप प्लीज आई रिक्वेस्ट यू एंड वेलकम यू टू एड्रेस द पार्टिसिपेंट्स एंड टू मी आल्सो, so that we can be enlightened कि हम अब ये पैसा कहाँ से ले और आपसे कैसे लें. So over to Sandeep sir, please. Yeah, thank you Mukesh ji. Asta has given the detailed process and the benefits of registration as a startup and the advantages that you can get as a startup. And as Mukesh ji is telling, the next immediate question is from where the funding will come, because that is where the most important things lie. SIDBI, as you would be knowing, is the Apex Financial Institution, and we are the agency which is looking after the MSME sector, and we are the Apex Financial Institution. We also not only do ourselves the promote, develop and finance the MSME, we also coordinate the activities of other FIs or banks who are indulged in the same activities. So to that extent, our work area is quite vast. As far as helping the startup is concerned, the history is long. We have been doing this thing by way of fund-of-fund operations for a very long time. And in fact, if you see, there is a very thin margin between an MSME and a startup. So ultimately, if you see that by helping MSME in some way or the other, the startups are otherwise also getting help financially by SIDBI. But in today's context, since this webinar is there exclusively for startups, so I would try to confine my thoughts about the equity funding to startups, which the startups are more keen to know about. So basically, there are two ways of doing it. One is, as you also know, and Asta also mentioned, that we are managing a fund of fund for startups, which has been created by DPIIT. It is a fund of 10,000 crore corpus, and we are the manager of that. And the idea there, the setting of the fund was to create employment and to prosper the startup ecosystem. Now, the importance of a startup ecosystem is not lost on anybody. We all know that they are going to be the next engine of growth, and if we are able to take care of the startup ecosystem properly, then perhaps our dream of reaching the 5 trillion economy would not be far off. So with that intention, this Startup India mission started, and one of the very important pillar was this fund of fund for startup with 10,000 crore rupees of corpus. In that, what happens that the equity investment is done through the alternate investment funds, which are registered with the SEBI, and we do the investment in the AIFs. So it is a two-tier structure. The AIFs, they get themselves registered with SEBI. They declare a corpus fund, and they raise that much fund, and we contribute a certain portion of that corpus. And with that amount, the AIFs invest in the startups. The condition that we put, considering the importance of a startup and this being a fund of fund for startups, we put a condition that whatever amount that we are giving, at least twice that amount should go to the startups. So suppose we are giving X amount, then 2X has to go to the startups. That is the condition.
So as Asta was also putting for this point of view, it has a catalytic effect, because ultimately SIDBI or the FFS, it takes around 15%, 20%, 25% of the corpus. So it is able to catalyze more number of investment, and if you see that investment also leading to debt creation, assuming a debt equity ratio of 3:1, then total capital created in the economy is simply a very, very huge number, a very huge proportion of amount is created. So right now, as on date, what Asta has told, I just add to that, update the figures. As on date, we have done around 53 funds, and the total commitment is around 4,000 crore, which Mr. Gupta also mentioned. And the total amount already disbursed is around 1,050 crore. So this amount has already gone to the fund, and twice this amount they are supposed to invest in the startups. So if you see, if you compare the amount that we have committed and the total commitment or the total corpus that would be created at the end of the fund creation, it is around 8x or 9x. The multiplier effect is there. So suppose if we extrapolate this figure, that would mean that by the end of this cycle, when we would have committed entire 10,000 crore, it would have led to creation of total fund size, total corpus of around maybe around 60,000 crore. So add this 10,000 crore, so 70,000 crore of equity fund is created. And as I was telling, if you take the leveraging concept into mind, and if you assume a 3:1 leverage, then this 70,000 crore would be able to raise debt of 2,01,000 crore. Assuming 3:1 debt equity ratio, then the total capital that is created is 2,80,000 crore. So it is a huge amount. Once this entire amount is invested, it would have its impact there to be seen by anybody and everybody. So the number of startups that have been supported till far by us is around 350, around 340 startups we have already been covered by this AIF. And since that is a condition, so we are assured that out of 10,000 crore, at least 20,000 crore in any ways it will go to the startup. But I can tell you from the experience, the ratio is not 2x. Even today, if you see, it is around 6 times whatever amount we have given, and the total amount invested in startups by the AIF, though the stipulation is only 2x, actually it is around 6x. So whatever amount is being generated by this AIF, mostly it is going to startups. So the actual share of the startups in the entire corpus generated by AIF would be much more than just merely being a 2x. So this is as far as funding through the AIF is there, and the AIFs have their own system. They have their IC. They do the screening of their startups, and after the screening, they decide on investment. And once they decide on investment, they go to their investors to take money on pro rata basis and pump in the startups. So this is how it works. Apart from that, recently only we have come out with a scheme after this COVID-19 hit the entire world, and India being no exception, where the liquidity problem has been felt by one and all. So there we have come out with a scheme where we provide assistance of up to 2 crore. So this amount is going through our balance sheet. So it's a venture debt kind of a thing. We have given a working capital term loan, and the purpose of the loan is quite open. So it can be used for any working capital purposes that they may deem fit. It can be used even for paying your salary, your wages, your rent. So anything can be done with this money. The only thing, it should not be used for capex, because definitely we want the companies to survive. And there the idea was that this amount should be given to those startups which have a larger impact on the economy, where if they are left to fend for themselves, and in the process if they fail, if they are not able to survive, so the impact on the economy would be used in whatever cases. Those cases are our priority areas. So the employment, suppose they are employing more number of people, so they are a priority area for us. Suppose without COVID they would have survived, but it is only because of COVID that they are failing, then it is a priority area, because the startups, as you know, the mortality rate is quite high. So we do not want this assistance or this scheme of ours to go to those startups which are, you know, anyways walking down a different terrain with or without COVID. So since this scheme is specific to COVID, so those startups which are getting badly affected by the COVID,
They are our main target area. And up to 2 crore assistance we are giving. It comes at a very cheaper rate compared to what venture debt funds charge. It comes at a 10.5%, and it has its own screening process. We have 2 committees where the participation from the venture capital industry also is there. One is the recommending committee. We present the cases to the committee sees it, and based on the merit they recommend it for the sanctioning committee, and then sanctioning committee finally sanctions the amount. And there is no collateral, obviously no collaterals asked for, because we all know that the startups find it difficult to raise normal banking loans because of they being operating on a very asset light model. They are not being much collateral to offer. So normal banking operations finds it very difficult to lend to such kind of startups. So the venture debt is the order of the day. So we have started with a small corpus. And the idea was not to solve the problem of all the startups by SIDBI itself, because number of startups and the problems they are facing post-COVID, it's huge. So SIDBI also being a small organization, and we not having any direct experience of pumping in our money to startups. Despite that, we have done, because we wanted to have a demonstration effect in the economy, that if SIDBI can do, some other banks, some bigger banks, and if they also come forward, then collectively a more robust system can be developed where more money can be pumped in into the startups. So it is showing very good results. The reaction to the scheme is quite good. We have been getting inquiries. Even now we have been getting inquiries. We have received more than 100 applications. Around 15 cases have already been recommended by the recommending committee, and around 4 or 5 have already been sanctioned, and we are in the process of releasing. The next meetings are also scheduled very shortly. So these schemes are happening from the supply side. Quickly, I'll also add, so that there is more time available to take the questions from the participants, because they will have some specific questions. So another aspect that I would like to touch upon is the demand side. So we have always talked about the supply side, how to increase, how to make the funds available to startups. Another area is how to bring the startups near to the AIFs, because many a times the startups have this locational advantages or disadvantages, whichever way you look at it. So what we have done, we have started organizing investors meet, where we invite the startups to submit their applications. They submit the applications, then we get it sorted out by a panel of experts, and these startups we invite before the AIFs, which are supported by FFS. So under one roof, these startups are able to present their case to, say, more than 50 AIFs, and based on that, the AIFs can show interest in their project. They strike a deal, they start striking a deal, they converse, they take it forward, and ultimately, if the AIFs find it worthwhile, then they go ahead and invest in the company. So basically, we are creating a platform where we are trying to be a matchmaker there, where we are bringing the startups near to the AIFs, which otherwise would have been very difficult for the startups to, to break the ice. So we are basically doing that, and that too under one roof, which definitely would be very difficult for any upcoming startup to present their case before the luminaries of some 50-60 funds. So 2 edition of such a startup meets have already taken place. The third one we had planned on 1st June, which is going to be a very global summit kind of a thing. We had planned it on a very high scale, but unfortunately, because of COVID, we had to just postpone it. And the next date also, we are not in a position to decide, because nobody is sure when this pandemic is going to end. So, but our regular efforts on conducting this investors meet would continue post-COVID also. So this in nutshell is what SIDBI is doing for their startup in terms of providing fund to them or bringing them near to the alternate investment fund, so that they can strike a deal. And apart from that also, we have conducted some sector study reports, and also these things are the credit plus. It comes under the plus category, where apart
from credit, apart from funding, we take a lot of initiatives. So all these reports which have been created, which have been prepared by very established players, so these are available in the domain, which can definitely be a guide to the aspiring startups. They can take a leap of what is happening, which area is more profitable to go about, which area is slightly one should be going slow. What are the lessons? What are the problem of Indian startups? Why they are not able? All these things are covered in such reports, which can really be of some importance to the budding startups. So these in nutshell is the initial comments, and as and when the questions starts pouring in or coming in, then I'll be available to answer those questions. So back to Mukesh. Sandeep sir, thank you very much for such an important information. So मैं जो समझ पाया हूँ कि आप कह रहे हैं कि दो तरह से आप फंडिंग करते हैं. एक तो आप जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं आप उनको पैसा देते हैं और वहां तो वो 6 टाइम तक फिर पैसा मिल जाता है स्टार्टअप्स के लिए. और दूसरा आपने कोविड के समय में स्टार्टअप के लिए 2 करोड़ तक की एक नई स्कीम शुरू की है बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और उसमें शायद वो स्टार्टअप्स एलिजिबल होंगे जहां उन्होंने पहले कभी कोई फंड एक फर्स्ट राउंड ऑफ फंड्स कहीं पहले उन्होंने ले चुके होंगे. तो मैं कुछ काफी क्वेश्चंस हैं तो मैं शुरू करता हूं कुछ क्वेश्चंस. आप में से जो भी उसका जवाब देना चाहें तो आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके आप काइंडली क्लैरिफाई योर डाउट्स. मैडम एक तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने जैसे बताया कि देयर आर अबाउट 31,000 स्टार्टअप्स, those have already been recognized by you. तो उनमें से जो टैक्स एग्जेम्पशन है वो अभी तक कितनों को मिली होगी? और एक मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जहां स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपने कहा कि भाई 10 साल से कम समय के आप का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन है वो केवल उन्हीं कंपनीज को मिलेगी जो 2016 के बाद के रजिस्टर्ड कंपनीज होंगी. तो ये जो डिफरेंस है ये किस लिए है, इसका क्या रीजन है? Good question, both of them, Mukesh ji. So I take one by one. सबसे पहले हमारे पूल में से आज की डेट में अबाउट 350 स्टार्टअप्स है जिन्हें टैक्स एग्जेम्पशन दिया जा चुका है. ये नंबर अगर हम देखेंगे आज से 9 महीने पहले इससे भी काफी कम था एंड 2 डिजिट्स में ये नंबर था. द रीजन व्हाई इट हैड गॉन अप सो क्विकली इज बिकॉज हमने अपनी IMB की डेफिनेशन को थोड़ा रिलैक्स किया. पहले हम बहुत ही स्ट्रिक्ट थे पर तब हमें लगा कि नहीं अब नीड है स्टार्टअप को और भी ज्यादा बढ़ावा देने की, तो हमने अपनी डेफिनेशन को थोड़ा रिलैक्स किया कि जिससे और स्टार्टअप्स को टैक्स एग्जेम्पशन मिल पाए. आप अगर देखेंगे कि एक्शन प्लान 2016 में आया, तो क्योंकि 2016 में आया तभी स्टार्टअप की डेफिनेशन नोटिफाई हुई एज फाइनेंस बिल में, एंड तभी हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये आया था कि हम रेट्रोस्पेक्टिव में टैक्स एग्जेम्पशन नहीं दे पाएंगे. इसलिए उन्होंने April 1, 2016 ऑनवर्ड्स ही इन स्टार्टअप्स को एक्सेप्ट करना शुरू किया. सो बिकॉज ये बिल एंड इनकम टैक्स एक्ट और फाइनेंस बिल का पार्ट है, इसीलिए हम इसे ये नहीं चेंज कर पाए. Of the total pool, some startups do not qualify for tax exemption because they were incorporated before 1st April or they were incorporated as registered partnership. तो इसकी वजह से थोड़े तो ये स्टार्टअप्स पहले ही एग्जाम्प्ट हो जाते हैं. बाकी स्टार्टअप्स हमने ये देखा कि जो भी अब आइडिया रेडी या स्टेज के बियॉन्ड है, जिन्होंने अपना प्रोडक्ट वैलिडेट कर लिया है या जिन्हें कुछ पेटेंट मिले हुए हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट बैकिंग है, जो एक्चुअली कुछ नया या प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, उस मामले में हमने अपनी रिलैक्सेशन अब बढ़ा दी है. एंड टुडे IMB is the IMB committee, interministerial board, which comprises of members from DST, Science and Technology Ministry, DBT, Department of Biotechnology, MIT, and it is chaired by the Joint Secretary at DPIIT. So ये 4-5 members की जो कमिटी है ये इवेल्युएट करते हैं एंड नाउ दे हैव रिलैक्स्ड इट. पहले हम बहुत स्ट्रिक्ट थे बट अब हमने ये रिलैक्स कर दिया है. तो अब हम देख रहे हैं कि ये नंबर धीरे धीरे बढ़ ही रहा है एंड वी आर होपिंग टू इंक्रीज दिस इवन फर्दर इन द कमिंग फ्यू मंथ्स. जी अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक ये सवाल है कि अगर हमने पार्टनरशिप फर्म में जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, क्योंकि वो भी रजिस्टर्ड हो सकती हैं एज एन स्टार्टअप, उसमें रजिस्टर्ड करा लिया, लेकिन लेटर ऑन इफ वी कन्वर्ट अवर पार्टनरशिप फर्म टू ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी,
तो इज दैट पॉसिबल? सर उस पे ना ये ग्रे एरिया के बीच में आता है। हमारी डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि अ कंपनी शुड नॉट बी फॉर्म बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन और स्प्लिटिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो इस पे हमने एमसीए को चिट्ठी लिखी हुई है। अगर एमसीए क्लैरिफाई कर देती है कि कन्वर्जन ऑफ अ कंपनी फ्रॉम एनी फॉर्म, बी इट अ प्राइवेट लिमिटेड टू ओपीसी और पार्टनरशिप टू प्राइवेट लिमिटेड इज अलाउड, तो हम वो फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट एमसीए विल हैव टू गिव अस क्लैरिटी ऑन दिस बिकॉज reconstitution as a term is not defined. हाँ, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन, अमालगमेशन, मर्जर, ऑल दीज आर नॉट अलाउड। तो इसका कोई खास कारण मैम, अगर मतलब जो पुरानी कंपनी है जो अमालगमेट हो रही है या रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, अगर वो भी 10 साल से कम की हो, कब भी आप अलाउ नहीं करते हैं? सर बेसिक आइडिया अगर आप दूसरी तरफ से समझे, अगर मैं एक बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी हूँ आज, मैं अपनी एक शेल कंपनी बना लूं और अपने प्रॉफिट्स उधर डाइवर्ट कर दूं टू गेट टैक्स एग्जेम्पशन, तो इस तरीके की चीजों को प्रिवेंट करने के लिए कि एक जेन्युइन स्टार्टअप ही इसे ले पाए, ये क्लॉज रखा गया था। जी। अच्छा, एक काफी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी रिक्वेस्ट है कि ये जो प्रेजेंटेशन है, क्या ये हमारे साथ शेयर की जा सकती है? मैं आपके साथ इसका एक ब्रीफ वर्जन शेयर कर दूंगी एंड एक इसके साथ साथ एक स्टार्टअप इंडिया किट आती है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल गाइड है कैसे रजिस्टर करें और कैसे बेनिफिट्स अवेल करें। वी विल शेयर दैट। ओके, तो वो हम शेयर कर सकते हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ? हाँ जी, मैं वो शेयर करने वाली आपको भेज दूंगी। अच्छा, एक आपने बताया कि कुछ बहुत सारी चीजें जो फ्री में मिल रही हैं इन स्टार्टअप्स को, कुछ सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं, कुछ लीगल सर्विस मिल रही हैं, तो उनको अवेल करने के लिए जो स्टार्टअप है उनको कहाँ जाना पड़ेगा? हमारी वेबसाइट startupindia.gov.in पे रिसोर्सेज के अंडर पार्टनर सर्विसेज का एक बटन है। उस पार्टनर सर्विसेज के अंदर ये सर्विसेज बकेटेड है। लीगल एक्सपर्टीज चाहिए, क्लाउड सर्विसेज चाहिए, टेलीफोनी सर्विसेज चाहिए, आप उस पर क्लिक करिए। वहां पे हर ऑफरिंग क्लियर में डिफाइंड है एंड उसे अवेल करने के लिए एक बटन भी है। तो बस वो बटन को दबाना है और अगर आप डीआईपी पे रिकॉग्नाइज है तो वो आप ऑफरिंग के लिए एलिजिबल है। मैम, एक क्वेश्चन ये है कि जो ट्रेडमार्क है, अगर वो पहले ले लिया ये रिकॉग्नाइज कराने से पहले, तब भी कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या? सर अगर आप ले ही चुके, अगर आप उसके बाद अपना दूसरा कोई पेटेंट फाइल करते हैं तब आप ले सकते हैं, बट अगर आपको पहले ही आप फाइल कर चुके हैं तब नहीं कुछ हो सकता सर। ओके। और वो पूछ रहे हैं कि जो इंक्यूबेशन सेंटर अगर बनाना चाहे कोई फर्म या कोई कंपनी, तो वो भी स्टार्टअप की कैटेगरी में आ सकती है क्या? इंक्यूबेटर स्टार्टअप की कैटेगरी में बाय डेफिनेशन आ सकती है, बट इंक्यूबेटर्स को हम अलग क्लासिफाई करते हैं बिकॉज इंक्यूबेटर्स यूजुअली कभी सेक्शन 8 कंपनी हो जाते हैं, कभी नॉट फॉर प्रॉफिट हो जाते हैं, बिकॉज इन्हें इंक्यूबेटर्स को पैसे लेने के लिए जो स्कीम्स हैं डीएसटी की, नीति की, उनकी कंडीशंस कभी कभी ऐसे होते हैं कि वो कभी रिकॉग्नाइज नहीं हो पाते हैं। ओके। और मैम जो एक पूछ रहे हैं कि भाई मेरा एक रेस्टोरेंट है, तो क्या मैं भी स्टार्टअप में रजिस्टर कर सकता हूँ? सर जो मैंने 4 पॉइंट्स बोले थे, अगर आप ये रेस्टोरेंट 10 साल से पुराना नहीं है, 100 करोड़ से रेवेन्यू कम है, एंटिटी टाइप उसी एरिया में है, अगर आप बता पाए कि मेरे रेस्टोरेंट में मैं ये डिफरेंट कर रहा हूँ या ये यूनिक कर रहा हूँ या इस तरीके से डिफरेंट है। जोमैटो भी अगर देखा जाए एक एग्रीगेटर ही है, बट दे आर वेरी यूनिक विद द टेक प्लेटफॉर्म दे हैव बिल्ट, इट क्वालिफाइज एज अ स्टार्टअप। लाइकवाइज इफ अ रेस्टोरेंट कैन पुट दैट आंसर, रेस्टोरेंट। तो अच्छा, इसी तरह जैसे एक सवाल है कि भाई मेरा स्पाइसेस का बिजनेस है, तो वो भी आप कह रहे हैं कि अगर वो कुछ इनोवेटिव उसमें कुछ कर रहे हैं तब उसको स्टार्टअप में रजिस्टर कर सकते हैं? हाँ जी। और एक है मिस्टर नलित तायल, वो पूछ रहे हैं कि a woman startup registered on 2020 में is into mobility domain, setting up of multi-brand retail outlets, consulting, supply, installation, erection and commissioning of charging stations, right? तो वो शायद ये जो ऑटोमोबाइल चार्जिंग स्टेशन हैं उनकी बात कर रहे हैं। एंड वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड आवर ऑनलाइन स्टोर। तो वो कह रहे हैं कि
we are keen to connect to your e-mobility team, which are desperately trying to connect. Please help us. एक ईमेल आईडी जो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के एंड में भी लिखा था, dipp-startups@nic.in। मेरी टीम का हर मेंबर वो ईमेल आईडी खुद आंसर करते हैं, एंड वी आर कनेक्टेड विद द ऑडियंस डायरेक्टली। तो वो ईमेल आईडी पे आप हमें लिख दीजिए एंड वी विल टेक इट फॉरवर्ड। dipp-startups@nic.in। ओके। और जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोगों ने पूछा है कि भाई हम गवर्नमेंट के क्या बेनिफिट ले सकते हैं, ये तो मैं समझता हूँ कि दोस्तों आपका जो क्वेश्चंस हैं वो तो मैडम ने पहले ही सब क्लियर कर दिए हैं। कुछ क्वेश्चन लेते हैं मैम संदीप जी से, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो हम एक बार बात कर लेते हैं संदीप सर आपसे। वो पूछ रहे हैं कि ये जो 2 करोड़ तक का जो लोन आपने बताया कोविड के लिए, तो हाँ सर। तो ये जो 2 करोड़ तक का जो लोन आपने बताया, तो इसमें कोई खास कोई उनका कोई ऐसा है कि ये एग्जिस्टिंग स्टार्टअप होना चाहिए या कोई उनकी टर्नओवर कोई इतनी होनी चाहिए या कोई प्रॉफिट का कोई क्राइटेरिया, कोई ऐसी कोई रिक्वायरमेंट कोई है क्या? हाँ, देर आर सर्टेन क्राइटेरिया सर जो कि इनका इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए है, एंड स्कीम जो है वो हमारे वेबसाइट पे sidbi.in पे है वहाँ पे, so ये उसको जाके देख सकते हैं। वी रियलाइज दैट प्रॉफिट मेकिंग वुड बी अ वेरी टफ कंडीशन, तो हमने खाली ये बोला कि यूनिट इकोनॉमिक्स जो है उनका पॉजिटिव होना चाहिए, और there should be a startup as defined by the government of India guideline, then फिर उनका turnover 10 करोड़ से 60 करोड़ के बीच में होना चाहिए। So there are certain guidelines and they should be employing some 50 people, but उससे कम भी हो तो हम उसको relax कर सकते हैं। So there are certain criteria and there is no sector specific binding that इसी sector में हम उसको करेंगे, या it is not linked to somebody who is dealing with medico sector, that it has to be doing something for COVID thing only, that sanitizer, ventilators or sanitizers, nothing like that. It could be anything. The only thing that we have to ensure that, see, basically the purpose of this scheme was that we realized that startups are going to face a very, very tough situation, more than what the normal MSME is going to face, because MSMEs are at least backed up by assets. Unfortunately, the startups are not backed by asset because their model itself is asset light model. So they are not backed by the assets. At the same time, that will also limit their ability to raise traditional ways of funding. So the survival of startups would be very, very critical in this difficult time. So our idea was that to help those startups which can really survive this COVID, provided some liquidity assistance is given to them to enable them to tide over those temporary problems. So that is the idea. So that's why it is not linked to any particular sector or any particular activity. It is the ability of the startups to come out with this thing with the help of this scheme. That is the motive of the scheme. सर एक वो पूछ रहे हैं कि मेरी गारमेंट इंडस्ट्री है और अभी शुरू की है, जनवरी 2020 में इन्होंने शुरू किया था और सेल मुढ़ाते ही ओले पड़ गए, मतलब जनवरी में शुरू किया और फिर ये कोविड आ गया। तो पूछ रहे हैं कि मैं अब पीपीई बनाना चाहता हूं, तो क्या इसके लिए सिडबी मुझे कुछ फंडिंग कर सकती है? ये हमारे स्कीम में तो नहीं आएगा, because the scheme में there is a condition that they should have raised certain equity from some of the AIFs, at least one equity round उसमें हुआ होना चाहिए। तो हमारे उस स्कीम के एलिजिबिलिटी में ये नहीं बैठेगा, और टर्नओवर भी उनका नहीं होगा, since they have started right now, उनका टर्नओवर भी नहीं होगा। They can come to our डायरेक्ट फाइनेंस का जो हमारा स्कीम है, सेफ स्कीम है और सेफ प्लस है, उसमें आ सकते हैं, बट उसमें भी एग्जिस्टिंग यूनिट ही होना चाहिए। सी बेसिकली द आइडिया इज कि यहाँ पे अभी ये प्रॉब्लम जो है इट इज फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ये प्रॉब्लम जो है आई मीन जो सप्लाई साइड का है, बिकॉज मेनी पीपल आर कमिंग इन, जो एग्जिस्टिंग है वो अपना कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं एंड ऑल। सो एनीबडी हु इज ट्राइंग टू एंटर नाउ, दे आल्सो शुड कीप दिस इन माइंड कि बाय द टाइम दे बिकम ऑपरेशनल, व्हाट वुड बी द सिनेरियो।
It should not lead to a excess supply in the market also, because existing company है वो अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रही हैं, कुछ नई कंपनीज भी आ रही हैं जो इसको काम को करेंगे, कुछ लोग डाइवर्सिफाई करके आ रहे हैं. So all these things are happening. So one has to keep this in mind that 6 year hence or 5 year hence, what will be the scenario? It should not lead to a situation where supply far exceeds the demand. Then again the problem would be there. So that aspect has to be kept in mind. Basically हमारा scheme जो है, it is for a normal startup which has a long term vision, which is not linked particularly to this situation in terms of their activity. In terms of impact, yes, it is for those startups only who are getting impacted, but not in terms of activity. हाँ, तो मैं थोड़ा सा मैं आपको और ये क्लियर कर दूं. सर ने जैसे बताया कि भाई ये जो 2 करोड़ तक वाली जो स्पेशल स्कीम है स्टार्टअप के लिए, उसमें तो एग्जिस्टिंग चाहिए ही, और जो सेफ और सेफ प्लस वाली जो स्कीम है उसमें भी, क्योंकि कंडीशन एक ये है कि अगर आप सिडबी के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं तो आपको पिछले 1 साल का कैश प्रॉफिट होना चाहिए, और अगर आप सिडबी के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स नहीं है तब आपका 2 साल का कैश प्रॉफिट सिडबी देख रही है. और सिडबी की खास बात एक ये भी है, क्योंकि एक प्रॉब्लम आती है कि 2020 की बैलेंस शीट अभी हम तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो सिडबी ने कहा है कि भाई कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो आप 2019 की अगर आप बैलेंस शीट भी अगर आपकी होगी तो हम उससे भी काम चला लेंगे. हम आपकी 2019 की बैलेंस शीट से काम चला लेंगे. 2019, 2018 2 साल की, अगर आप सिडबी के एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है और अगर आप सिडबी के एग्जिस्टिंग बोरोवर हैं तो 1 साल की अगर आपका कैश प्रॉफिट है तब भी चलेगा. और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सिडबी फंडिंग कर रही है वो कोलेटरल फ्री फंडिंग कर रही है. जो ये सेफ और सेफ प्लस स्कीम है, सिडबी ने कहा कि हम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के अंतर्गत इसको ले लेंगे, लेकिन उसका जो सीडीटी एसएमई की जो गारंटी की जो फीस है वो भी हम अपने पास से दे देंगे. हम इस समय पर सिडबी शायद कई जगह में जो इंस्पेक्शन है वो भी फिजिकल ना कर पाए, वो कह रहे हैं कि भाई हम वो भी कर लेंगे, डिजिटली हम इंस्पेक्शन कर लेंगे. एग्जिस्टिंग बैंकर हैं उनसे भी शायद क्रेडिट रिपोर्ट नहीं मिल पाएंगी. तो मैं समझता हूँ दोस्तों ये तो थोड़ा मुश्किल होगा किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, एकदम बिल्कुल नई यूनिट्स के लिए इस समय फाइनेंस करना. तो अगर आप कम से कम 1 साल पुराने यूनिट हैं तो आप सेफ प्लस में कर सकते हैं, और नहीं तो जैसे संदीप सर ने बताया कि आप जो ये स्टार्टअप वाली जो 2 करोड़ तक की स्कीम है इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो बहुत फास्ट डिसीजन इसमें कर रहे हैं. सर एक क्वेश्चन है कि एज ए स्टार्टअप एग्रो एक्सपोर्टर विल आई बी एबल टू रिसीव फाइनेंस एंड बी एलिजिबल फॉर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन. अच्छा, एक ये क्वेश्चन भी है, आस्था मैम भी शायद इसका जवाब दे सकती हैं, कि लोगों का एक क्वेश्चन है कि भाई एक एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन है जो उद्योग आधार मेमोरेंडम हम बोलते हैं, एक स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन है, तो अगर हमने बिजनेस शुरू किया तो हम भाई कहाँ जाएं, हम एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराएं या हम स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कराएं? तो यूजुअली हम द डिफरेंस बिटवीन स्टार्टअप्स एंड एमएसएमई हम ये कहते हैं कि स्टार्टअप्स आर more technology driven and doing something innovative. A normal business, be it of any scale, could be an MSME also. तो ये एक थोड़ा सा thin line of difference है, and I believe MSME में भी turnovers अलग अलग है between micro, medium and small enterprises. हमारा एक set definition है. बहुत सारे startups हैं जिनके पास उद्योग आधार भी है, and I'm sure बहुत सारे MSMEs भी हैं जिनके पास startup recognition भी है. So लोग दोनों तरह से benefits ले लेते हैं. So both are open to them. या तो मैं थोड़ा सा और इसमें अगर आप परमिशन दें तो मैं थोड़ा ऐड कर दूं कि ये जो एमएसएमई हैं उनके अपने एमएसएमई मिनिस्ट्री हैं, उसकी अपनी अलग कुछ स्कीम्स हैं पर्टिकुलरली फॉर एमएसएमई. और स्टार्टअप की तो जो आपको स्कीम आस्था मैम ने बताया वो अमेजिंग है ही. जो एमएसएमई हैं उसकी जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट है. एमएसएमई की करंट डेफिनेशन जो है वो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर है, यानी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों को एमएसएमई में कवर किया गया है. जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनमें अगर इन्वेस्टमेंट आपका प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ तक है तो आप एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं. उसमें सब कैटेगरी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम अलग अलग हैं. यानी माइक्रो कैटेगरी में 25 लाख रुपए तक यानी 25 लाख रुपीज तक इन्वेस्टमेंट अगर प्लांट एंड मशीनरी में है तो माइक्रो. अगर 5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है तो स्मॉल, और 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है तो मीडियम सेक्टर आता है मैन्युफैक्चरिंग में. और इसी तरह सर्विस सेक्टर में ये जो इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो 10 लाख, 2 करोड़ और 5 करोड़ है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में.
इसमें बहुत रिक्वेस्ट चल रही है लोगों की कि इसको टर्नओवर बेस कर दिया जाए, और माननीय मंत्री जी ने जो MSME के हैं उन्होंने कहा भी है कि हम इसको वी आर कंसिडरिंग दिस रिक्वेस्ट। तो संदीप सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो क्वेश्चन था उनका, एज ए स्टार्टअप एग्रो एक्सपोर्टर will I be able to receive finance and be eligible for MSME registration? तो MSME registration का तो बता दिया है, but as an agro exporter will they be able to receive the finance? See, agro exporter again, हमारा जो scheme है, जो startup scheme है, as the name itself says that it is exclusively for startups. So number one, if they are only registered as MSME and if they do not qualify the startup definition, then prima facie they become ineligible because they will not be a startup to be covered under the scheme. And with that also there are certain eligibility criteria is there, which I told that they should have raised some investment funding should be there, at least एक equity round का किसी न किसी SEBI registered AI firm में investment होना चाहिए. Then turnover limitation is there, 5 crore to 10 crore to 60 crore का range में उनका होना चाहिए in previous 2 financial years. Then employment is there, 50 numbers of employment should be there, which can be relaxed depending upon, because we have also seen that many of the startups, they have their foot soldiers also. The direct employment may not be much, but overall employment could be more. Then the unit positive economics hona chahiye, positive net worth hona chahiye. These 5-6 conditions are there. If they satisfy these conditions, then the application forms are available at our website. There the contact details are also given with whom they can speak to in SIDBI. Those numbers are also given. So I would request them to visit our website, talk to the person concerned, share their financials, then they will get a better informed information. So because it will be very difficult to, without looking at the financials and all, to say whether they'll be eligible or not. But they can talk to our representatives who are incidentally very senior officials of the bank, so they are well versed with the scheme. So they can guide them properly that whether they are eligible or not, and if they are not, then what are the reasons because of which they are not eligible. So I mean, first my request would be that they should go to the website, see the scheme in details where all the eligibility criteria is enumerated. So once they see, then in fact we have also given a self-certification kind of a thing. Some 8-7 criteria is there. They have to write yes, no, yes, no, yes, no. So if they themselves can see if the yeses are coming, then they are eligible. If it is not a self-assessment tool, we are calling it, and if they are not able to write yes in all the criteria and there are some no's, then you know that there is something lacking, and then the eligibility is not clear. अच्छा, आप संदीप सर, अगर आप एक बार अपना जो वेबसाइट का एड्रेस है उसको यहाँ हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए अगर एक बार बता दें, वो नोट कर लें तो शायद उनको इजी रहेगा. हाँ, sidbi.in एंड दूसरा है sidbvcf.in. ओके. तो अच्छा, ये पूछ रहे हैं SIDBI venture capital funding.in/CSAS. This is the exact link, CSAS COVID Startup Assistance Scheme, sidbvcf.in/CSAS. Yes. ओके. तो मैं यहाँ पर मेरे ख्याल में ये मैं एक बार टाइप कर देता हूँ सबके लिए. सो ये है sidbi.in, sidbi VSF, sidbi VCF.in/C/CSAS. COVID Startup Assistance Scheme. या. सो मैंने सर ये मुझे लगता है मैंने सब जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये मैंने लिंक भेज दिया है. तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों के यहाँ पर काफी काम आ सकता है. अच्छा, ये पूछ रहे हैं सर कि जो ये जो स्टार्टअप लोन है ये सिडबी देती है या ये बैंक भी दे रहे हैं? वैसे तो ये कुछ बैंक से, बट आपको मैं समझता हूँ कि ये सब तो आइडिया होगा. नहीं, ये बैंक नहीं दे रही है, ये सिडबी का स्कीम. इनफैक्ट वी वुड लाइक मेनी मोर बैंक्स टू कम फॉरवर्ड, बट ये सिडबी दे रही है और सिडबी अपने बैलेंस शीट से ही दे रही है. मतलब इट इज, दिस स्कीम इज एक्सक्लूसिवली ऑफ सिडबी. इट इज नॉट इवन कमिंग आउट ऑफ द एफएफएस फंड से भी नहीं आ रहा. वो जो हमारा कॉर्पस है, दैट 10,000 crore इज रिमेनिंग इंटैक्ट टू बी फंडेड थ्रू AIF. दिस इज गोइंग स्ट्रिक्टली और
exactly out of the balance sheet of SIDBI. So this cannot be taken from any other bank. एक ये क्वेश्चन है, आईजी पूछ रहे हैं सर, आई नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 500 lakhs and I have no collateral. Is there any such policy for this big financial help? तो ये मैं ही अगर आप परमिशन दे तो मैं बता दूं इनको कि देखिए एक CGT SME स्कीम है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो बिना कोलेटरल के लोन देते हैं, आपको गारंटी उसकी सरकार देती है, लेकिन वहाँ जो मैक्सिमम लिमिट है 2 करोड़ है। तो आयुष भैया अभी आपको ये 5 करोड़ का लोन तो बिना सिक्योरिटी के मिलना मुश्किल है। ये कह रहे हैं कि वर्मा साहब आपसे सवाल है कि सिडबी ब्रांचेस डू नॉट एक्सेप्ट एनी प्रपोजल ऑन स्टार्टअप मे बी अंडर CSS और विद। सर मैं आपको बताऊं मिस्टर तायल कि इवन आई डोंट एक्सेप्ट योर क्वेश्चन। वर्मा साहब से तो हम इस पे जरूर कमेंट लेंगे, क्योंकि यहाँ तो वो कह रहे हैं कि भैया आपको ब्रांच में जाके लो एप्लीकेशन देने की जरूरत ही नहीं है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन ऑन सिडबी आई सपोज। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, ऑनलाइन भेजिए। तो ये जो आपका क्वेश्चन है मिस्टर तायल, परहैप्स आई आल्सो डोंट एग्री विद दिस कि इसमें कोई आप ब्रांच में जा रहे हैं वहाँ दे रहे हैं ना का मतलब नहीं है। परहैप्स सिडबी इज वेरी पॉजिटिव विच आई कैन आल्सो वाउच। और यहाँ तो सिडबी कह रही है कि भैया आपको ब्रांच में आने की जरूरत ही नहीं है, आप फॉर्म भरिए, हमें मेल कर दीजिए। संदीप सर आपके नहीं, कोई जरूरत नहीं है मुकेश जी, कोई जरूरत नहीं है। देयर इज अ स्पेसिफाइड मेल आईडी वेयर दे कैन fill in their application, filled in application can be sent on that. And in fact, we do not want anybody in these difficult times to actually physically visit us. So whatever is required, even the committee meeting and all will happen just like this that we are doing. It will be happening on either on Zoom or Microsoft Team or Skype for Business. It will happen like that. There is no physical contact. So there is no need for anybody to visit anything to submit any papers. In fact, we have also been, which you touched upon, even the legal documentation we are doing digitally. So we are going to that extent of helping the startups and the MSMEs. So the question of visiting the branch office or bank office does not arise at all. और यहाँ तो मैंने देखा सर आपकी स्कीम में, मैं आपको बताऊं कि perhaps the participants may also have some knowledge out of this कि हमने एक YouTube चैनल स्टार्ट किया था मैंने, MSME हेल्पलाइन के नाम से। और उसमें हमने जितनी भी स्कीम्स आती हैं भारत सरकार की, रिजर्व बैंक की या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, जो MSME के लिए या स्टार्टअप के लिए कुछ काम की हो सकती है, तो मैं कोशिश करता हूं कि उन स्कीम्स को ये जो MSME हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल है उस पर पोस्ट करूं। तो इसी संदर्भ में मैंने ये सेफ और सेफ प्लस स्कीम और आपकी ये जो स्टार्टअप स्कीम है उसको भी उसमें अपलोड किया था। तो मैंने तो यहाँ तक देखा उस स्कीम में कि आपने कहा कि भाई इंस्पेक्शन करने भी अभी हम नहीं आ सकते, तो कोई बात नहीं, हम स्काइप के थ्रू इंस्पेक्शन कर लेंगे आपकी फैक्ट्री का, किसी और डिजिटल मोड के थ्रू हम इंस्पेक्शन कर लेंगे। तो आपको जाने की जरूरत है सिडबी के दफ्तर में कोई एप्लीकेशन देने के लिए, और ना ही सिडबी अभी कम से कम लॉकडाउन पीरियड में आपके यहाँ आ रहा है, वो स्काइप से या किसी और चीज से आपके यहाँ के इंस्पेक्शन कर लेंगे और जो पेपर देंगे उन पर भरोसा करके या सिबिल की रिपोर्ट लेकर या जहां से भी और जो उनको ऑनलाइन आपके बारे में कुछ जानना है वो देखकर आपको 48 घंटे के अंदर लोन सैंक्शन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट एन ई-लर्निंग ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म इन विच विल हेल्प स्टूडेंट फॉर ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, recorded video courses and 24/7 online helpline for a doubt clearing. My main concern is how I will get fund to start this business. Please help. I am very serious about it. I have prepared business plan also. तो मैडम आप इसके बारे में अगर ऑनलाइन के लिए कुछ इफ यू वांट टू टेल, और संदीप सर कुछ बताना चाहें। सो अगर हम देखें एक लाइफ साइकिल ऑफ फंडिंग में, जब भी हम शुरुआत करते हैं, अगर मुझे आपके बिजनेस में आज पैसे लगाने हैं, मैं तभी लगाऊंगी जब आपके पैसे अपने पहले खुद लगे हों, आपके बिजनेस में पहले वैलिडेशन हो रखी हो कि मार्केट ने इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया। सो इफ यू लुक एट द लाइफ साइकिल ऑफ दिस जर्नी ऑफ अ स्टार्टअप, यू स्टार्ट विद बूटस्ट्रैपिंग, आप पहले अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के पैसे लगाएंगे, देन कम्स सीड इन्वेस्टमेंट। 2-3 अच्छी मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स की सीड फंड ग्रांट्स है जो आपको पैसे फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं कि आपको वापस नहीं करने, ये ग्रांट आपको आइडिया टू पीओसी में कन्वर्ट करने के लिए है। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की निधि प्रयास और निधि सीड स्कीम है, बायोटेक्नोलॉजी में बायरैक है,
केरला स्टार्टअप मिशन की सीड ग्रांट स्कीम काफी अच्छी है, कर्नाटका की K-Elevate है। आप अगर इन स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स की तरफ या साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की तरफ जाए तो दे कैन डेफिनेटली हेल्प यू विद दिस। बाकी पायलट पहले आप अपने खुद करिए, आइडिया को पूरी तरह से मार्केट से वैलिडेट करिए, कस्टमर्स लाइए एंड फिर एंजल इन्वेस्टमेंट की तरफ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, तो पहले अपना पैसा लगाना है, क्योंकि जो इन्वेस्टर होंगे वो भी देखेंगे कि भाई आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है, अच्छा एक लार्ज लेवल पे आप बढ़ा सकते हो या नहीं, क्योंकि पैसा जो भी है, जिसका भी है पैसा है, सबको रिटर्न चाहिए। तो यही मैं शायद समझ पाया कि अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस अच्छा है तो आप पहले उसको एक लेवल पर लेकर जाइए और फिर आप देखिए कि आप इन्वेस्टर्स की तरफ, यही मेरे ख्याल आपका मैसेज है। यस। संदीप सर, आपसे एक क्वेश्चन है, ये रॉबिन स्मिथ पूछ रहे हैं कि आई अंडरस्टैंड दैट, ये कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है, आई अंडरस्टैंड दैट देयर इज ए प्लान टू सेव स्टार्टअप्स हु हैव ए कंसिडरेबल इम्पैक्ट, बट व्हाट अबाउट अदर स्टार्टअप्स लाइक अस in e-waste management where we have 7 employees with us and 1.5 crore turnover? We are struggling to pay plant and office rent and salaries to employees. तो इनके लिए जो अभी मतलब जो अभी जिनकी 20 करोड़ 10 करोड़ टर्नओवर नहीं है या जिन्होंने अभी तक कोई फंडिंग नहीं ली है, उनके लिए कोई आप मदद का भरोसा दे सकते हैं क्या? See, बेसिकली देखिए स्टार्टअप में क्या है कि हर स्टेज के स्टार्टअप के लिए अलग अलग प्रोडक्ट होता है। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड, ये जो स्टार्टअप है अभी इनको सीड स्टेज या प्री सीरीज ए टाइप का इनको इन्वेस्टमेंट चाहिए हो, तो द ऑप्शंस आर अवेलेबल। देयर आर मेनी फंड्स व्हिच आर इम्पैक्ट फंड है, तो जैसे जो ई वेस्ट मैनेजमेंट क्रिएट कर रहे हैं, व्हिच विल बी अ गुड एरिया फॉर देम, so they can reach out to those alternate investment funds और उनके थ्रू इनको फंडिंग मिल सकती है। There are a lot of angel funds are there, angel networks are there, family offices are there, high net worth individuals are also there. See, the startup funding में it is the idea which brings you the investors near you. So if your idea is good, as Astha also was telling, if your idea is good, if the investors see a potential that going forward this can culminate in a very huge project, then definitely there will be investors. So if you have faith in your idea, you go and meet the AIFs, because see, the City startup assistance scheme, it is nothing. I mean, it's a very small thing. See, even if one gives you 50 lakh, 1 crore and all, it is not going to take you much longer. So the startups, my appeal to them would be to think broader, think longer. If your idea is good, go. And the other thing is, in the initial stages, it is difficult to go for the debt also. See, everybody should remember that debt comes with a price, and your interest burden starts right from day one. So if you are not able to generate revenue at least equivalent to what you are required to pay, make payment to the bank, so you know what is there in the store. Once you default and all those things, then आपके आगे के पूरे रास्ते जो हैं बंद हो जाते हैं, because एक बार सिविल में आपका नाम स्पॉइल हो गया, NPA हो गया, वो हो गया. So basically at the starting time, the equity investment is the best investment. Though you will be diluting your thing and all, but still it is best because आप पे immediate कोई burden नहीं पड़ता है, आप उसको manage कर सकते हैं. You can take it for a longer time, and once the valuation goes up and all, then you reap the benefit. That is how this investment system works in. So we have to differentiate between a debt and an investment. So these two are two different categories of products which should be kept in mind even by the promoters, even by the businessmen, that what I am doing, whether it is fit enough for investment, or what we are doing, whether it is good enough, or will it be able to survive the burdens of debt. So this one will have to see. If there is revenue, a regular revenue is getting generated, the idea is not getting scaled up too much and all, then perhaps the debt is the good product. You go and since regular revenue is there, you earn, pay, and then grow gradually. But if you are working on an asset light where the upscaling is required, the scalability is there, the idea is novel, the innovation is there, and it is going to impact with small investment or some dose of investment, it is going to have a huge impact. Then the investment thing comes in. Then the investors will look at you with a lot of interest, and they will put in their money in you. So this difference has to be kept in mind, that which companies or which stage you are going to attract investors, and which stage you are going to do this thing for just 1 second.
आस्था मैम, एक ये आपके लिए क्वेश्चन है। मिस्टर अतेंद्र पाल जी पूछ रहे हैं कि कैन द स्टार्टअप डेफिनेशन बी मोर क्लैरिफाइड, लाइक कैन वी स्टार्ट अप एनी बिजनेस विदाउट एनी न्यू इनोवेशन बट हैविंग ए बिजनेस प्लान यूजिंग एनी अवेलेबल टेक्नोलॉजी बट हैविंग ए बिजनेस प्लान। मतलब वो टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, बट उनके पास उसी टेक्नोलॉजी में कुछ बिजनेस प्लान है अगर, तो क्या वो स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन के बारे में सोच सकते हैं? सोच सकते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। आप सेम टेक्नोलॉजी को यूज करके अपना कुछ नया कर रहे हैं, दैट्स आल्सो फाइन। जैसे पूछ रहे हैं कि भाई संजीव जी पूछ रहे हैं कि मैं डिजाइनर बुटीक अगर है मेरा, तो क्या मैं भी स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन करा सकता हूँ? सेम ही फंडा अप्लाई होता है, एज, रेवेन्यू, और अगर आप बुटीक में कुछ नया कर रहे हैं, आप प्रूव कर पाए कि मैं ये नया इनोवेटिव है, या आप कैसे डिफरेंट कर रहे हैं जो अभी है, आपको वो 2-3 आंसर्स लिखने हैं। इफ दोज आर कन्विंसिंग टू द इवैल्यूएटर्स, इट शुड बी ओके। हाँ, तो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ कि आस्था मैम ने इन सब सवालों का जवाब बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको दे दिया है। कोई पूछ रहे हैं कि भाई मैं अगर एक सिविल इंजीनियर का काम करता हूँ, मैं कोई कंसल्टेशन फर्म चलाता हूँ, तो उस में क्या मेरा रजिस्ट्रेशन हो सकता है? तो मेरे ख्याल में ये these questions are very answered by a man। और वो पूछ रहे हैं कि भाई मैं प्रोपराइटरशिप में भी रजिस्ट्रेशन करा सकता हूँ? तो नहीं, वो मैम ने पहले ही आपको बता दिया कि प्रोपराइटरशिप जो है वो स्टार्टअप के लिए एलिजिबल नहीं है। मैम मैं बिजनेस में हूँ, क्या मैं स्टार्टअप इंडिया के रिसोर्स से हेल्प ले सकता हूँ? मतलब शायद वो ये जानना चाह रहे हैं कि भाई स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन तो अभी नहीं किया या नहीं करा सकते, पर जो रिसोर्सेज हैं क्या उनसे कुछ हमको हेल्प मिल सकती है? कुछ रिसोर्सेज हैं जो सिर्फ डीपीआईटी स्टार्टअप्स के लिए ही हैं, जैसे क्लाउड क्रेडिट्स हो गए, लीगल सर्विसेज एंड ऑल आप फिर भी अवेल कर सकते हैं अगर आप हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर्ड हैं, बट रिकॉग्नाइज नहीं है। एक ये पूछ रहे हैं कि आई एम एन इम्पोर्टर ऑफ चाइनीज डोर एसेसरीज हार्डवेयर फ्रॉम लास्ट 3 years and now want to make some of those same product in India. I want to purchase complete plant and machinery with their respective molds from China, and for the same I have talked to some of our suppliers. So how could I get help of our India government for our requirement of land and finance? देखिए, लैंड के लिए तो यहाँ आपको अपना जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहाँ जाना पड़ेगा, और फाइनेंस के लिए आपको बता ही दिया गया है। मैम अगर आप कुछ और इसमें ऐड करना चाहें तो। They can refer to Invest India का ease of doing business unit जो है, उसके अंदर Invest India has been set up. They help with land requirement, licenses, policies which are applicable. तो आप इन्वेस्ट, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क शायद स्लो हुआ है अभी। शुड आई स्विच ऑफ माय वेबकैम वंस? ठीक है, आप मतलब आप कह रहे हैं आप ऑडियो पे रहें तो Audible ज़्यादा now? अच्छा रहेगा। या मैम प्लीज। हाँ, मेरे को भी यही प्रॉम्प्ट है। Like I was mentioning, for land and clearances and any support that is required by businesses, Invest India ये काम करते हैं, and उनकी वेबसाइट पे काफी पॉलिसीज स्टेट वाइड, सेक्टर वाइज डली हुई है, तो investindia.gov.in पे जाके ये सहायता दी जा सकती है। अच्छा, एक मैं ये और पूछना चाहता हूँ आपसे मैम कि ये जो ट्रेडर्स हैं क्या वो भी स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? और संदीप सर से भी पूछना चाहूँगा फिर कि क्या जो ट्रेडर्स हैं क्या वो भी आपके यहाँ से फंडिंग की फैसिलिटी ले सकते हैं? तो दोनों से मेरा ये क्वेश्चन है, ट्रेडर्स के लिए जो मुझे बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने भेजा है। So startup point of view, the answer is the same. वैसे sorry Mr. Verma, I was saying the same कि traders के लिए भी same ही answer है। Usually traders अगर कुछ नया कर रहे हैं तभी होते हैं, वरना we encourage startups which are purely into tech innovation, job creation and scalability. See, उसी में just what Asta has told, I just add to that. See, trading per se हमारे direct lending में तो नहीं होती, but अब startup में आप देखिए trading also has new dimensions now. The electronic platforms are happening, aggregators are happening.
traditionally, if you see a very traditional point of view, maybe that is some kind of trading, in a sense that they are creating e-platform and doing the thing. But if that innovation is there, which Astha is talking about, if that innovation is coming, which is bringing value, which is increasing the scale, which one individual can do, say at 1x. Now I am creating a platform where it can be done in 1000x or 10x or 100x. Then even though it is trading per se, then it can be treated as startup also, because the innovation is there and the innovative ideas are getting crystallized and can be taken as startup, and then the funding can be done in terms of the startup assistance scheme. Or the AIF also may look at it with some interest. पर संदीप सर, जहां तक मैं समझता हूं कि जो सिडबी का जो मेन फोटे है, बिकॉज इट इज फॉर द फाइनेंसिंग टू MSME and if the traders do not come under MSME criteria, so still you can consider some proposal of the traders also. वो हम कर सकते हैं इसमें, हमारा जो नॉर्मली है जो हमारी लेंडिंग की जो होती है उसमें हम कर सकते हैं, नॉट अंडर दिस जो हमारा स्टार्टअप वाला है, बिकॉज देयर the meeting the criteria of a startup itself is important. So if they are meeting the criteria, then only they can be covered under our startup assistance scheme. Can any NRI holding major equity can register also as an startup? तो ऐसा कोई कंडीशन है मैम कि अगर NRI की का तो ऐसे बस ये कि कंपनी कॉर्पोरेट होनी चाहिए. Company should be Indian. Foreign companies or foreign subsidiaries are not allowed. तो मैं समझता हूं कि क्वेश्चंस की तो भरमार है, लेकिन जैसे कि अब समय बस खत्म होने को है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जो क्वेश्चंस और हैं हमारे, उनको हम एक लिस्ट बनाकर उनकी आपके पास भेज देंगे. अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हुए जिनका जवाब आपने ऑलरेडी दे दिया, तो हम जो अपने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो ऐसे हैं जो कॉमन क्वेश्चंस हैं. जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं भाई MSME और स्टार्टअप में क्या फर्क है, प्रोप्राइटरशिप अगर है तो वो हम रजिस्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या जो डिफरेंट जो बिजनेसेस हैं उनके बारे में क्वेश्चंस हैं कि क्या हम भी अपने बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हैं स्टार्टअप में, या क्या हमें फाइनेंस मिल सकता है. तो उनके क्वेश्चंस तो हम अपने पास से दे देंगे, और उनके क्वेश्चंस आपने दे ही दिए हैं बहुत सिंपल वर्ड्स में. और एक चीज मैं अपनी तरफ से यहाँ कहना चाहूंगा कि ये देखिए, दो जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है स्टार्टअप की मदद करने के लिए, एक तो वो जो पहले आपको रिकॉग्निशन देते हैं स्टार्टअप का, वो भी कहते हैं कि भैया आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, अपने घर में बैठिए, लॉकडाउन में रहिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, 15 से 20 मिनट में या आधा घंटा मैक्सिमम, आप अगर थोड़ा स्लो काम करते हैं तो आप अपना फॉर्म भर देंगे ये स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के लिए, और फिर 2-3 दिन में आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन की मेल है उसका जवाब शायद आ जाएगा. अगर कोई उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो भी आपको बता दिया जाएगा, कुछ इनकम्प्लीट होगा फॉर्म तब भी आपको बता दिया जाएगा. अगर आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा बिना किसी फर्दर क्वेरी के, तो आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा. इज दैट करेक्ट मैम? Yes, so you summarized it brilliantly. और फिर उसके बाद में अगर आप 1 अप्रैल 2016 के बाद की बनी हुई कंपनी या LLP हैं, तो आप फिर जो टैक्स एग्जेम्पशन है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. मैं समझता हूँ वो भी शायद ऑनलाइन प्रोसेस है, उसका भी ऑनलाइन ही है सर. और ये अलग से करना पड़ेगा, मतलब जब स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा तब उसके बाद में ये टैक्स एग्जेम्पशन के लिए अलग से कोई फॉर्म भरना होगा उनको. जो ये फॉर्म अपने एप्लीकेशन के टाइम पे ही भरते हैं, वहीं पे एक चेक बॉक्स है कि डू यू वांट टू अप्लाई. Mukesh ji, I'm sorry, I have to log off. Some emergency has come. So since the time is done, just 1 minute, sir. But just last 1 minute. So I am thankful to both of you, sir. और संदीप सर ने आपने कितने सीधे शब्दों में बता दिया कि भाई अगर आपको लोन चाहिए तो भी आपको हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए. हम जो मेल आईडी है वो भी शेयर कर देंगे अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ. आप इस वेबसाइट को हमने सबके साथ शेयर कर दिया है, आप इस वेबसाइट पे जाइए, फोन नंबर है, मेल आईडी है, आप जाइए, भरिए और आपको तुरंत वहां से जवाब मिलेगा.
तो मेरा बहुत बहुत दिल से धन्यवाद संदीप वर्मा जी आपको और मैडम आस्था ग्रोवर जी आपको, और साथ में जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो शुरू से अभी तक हमारे साथ सभी पार्टिसिपेंट जुड़े रहे। नॉर्मली होता ये है कि जो ये वेबिनार है शुरू में लोग हृदय आते हैं पर बीच में छोड़ के चले जाते हैं, बट परहैप्स दिस वाज सच एन इंटरेस्टिंग वेबिनार, और जो हमारे जो दोनों जो गेस्ट हैं उन्होंने इतने अच्छे से सब चीजों को एक्सप्लेन किया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हाथ जोड़कर आप दोनों का और पार्टिसिपेंट्स का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आप सबका, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर।